इस वीडियो में हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 आता है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से दो चीज़ें निकलती हैं। नंबर फर्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और दूसरा है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। यानी कि ये जो दोनों संस्थान हैं ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से लिखे हैं। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्योंकि ये एक्ट के द्वारा निकली हुई है, अर्थात यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब लागू हुआ था तब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करके कोई संस्थान नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने एक्ट बनाया 1993 में और हमें लगा कि नहीं, एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरह एक संस्थान बनानी चाहिए और हर एक स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी होनी चाहिए। भारत में अभी सभी राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, लेकिन 26 से ज़्यादा राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का बर्थ कैसे हुआ। तो बाई प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, और ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएंगी क्योंकि एक्ट के द्वारा निकली हुई हैं। कोई भी चीज़ें जब एक्ट से निकलती हैं तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती हैं, अर्थात वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगी। दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही होगा, to strengthen the institutional arrangements through which human rights issues could be addressed in a more focused manner। कोई भी यदि ह्यूमन राइट का इशू है उसको एड्रेस किया जाए फोकस्ड मैनर से, यदि ये संस्थाएं रहेंगी तभी हो पाएगा। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि यह ओनली इंक्वायरी कर सकता है दो चीज़ों का, स्टेट लिस्ट जो कि लिस्ट 2 भी कहा जाता है, और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इंक्वायरी कर सकता है। और ये दो 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है ना, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन केवल 2 लिस्ट पर काम कर सकता है। हाउएवर इफ एनी सच केस इज ऑलरेडी बीइंग इंक्वायर्ड इनटू बाय द NHRC, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा यदि कोई केस पहले से इंक्वायरी में है या फिर अदर कोई स्टैट्यूटरी कमेटी और कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन का मतलब वही हो गया जो एक्ट के द्वारा कमीशन बनी हुई है, वो सारे कमीशन स्टैट्यूटरी कमीशन कहलाएंगी। जैसे कि NHRC एक स्टैट्यूटरी कमीशन भी है। देन द SHRC यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन डज नॉट इंक्वायरी इनटू दैट केस, तब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उस पर नहीं इंक्वायरी कर सकता है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर्म अपॉन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन फॉर यूटीज। भाई नाम से पता चल रहा है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो क्या हमारे देश में तो यूटीज भी हैं, यूनियन टेरिटरीज भी तो हैं। तो यूनियन टेरिटरीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को कि आप इस यूनियन टेरिटरी के बारे में देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई चंडीगढ़ में केस हो जाता है तो वो हरियाणा जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसको कह सकता है सेंटर कि आप उसकी इंक्वायरी करो, या पंजाब को कह सकता है इंक्वायरी करो, एक्सेप्ट केवल दिल्ली यूनियन टेरिटरी को, क्योंकि दिल्ली का जो केस है ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट से रिलेटेड, वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ही देखता है। तो ये हमें जानना होगा कि यूनियन टेरिटरी दिल्ली का केस जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ही देखता है। अब हम लोग दोनों के बारे में कंपैरिजन करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि दोनों का फॉर्मेशन जो है 1993 के एक्ट के द्वारा हुआ है, लेकिन लेटेस्ट 2019 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट आया है। तो हम लोग 1993 वाले एक्ट को पर ज़्यादा गप नहीं करेंगे। 2019 के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि 2019 के जो अमेंडमेंट एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट का, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी और चेंज यही हुई है इसके कंपोजिशन में। तो कंपोजिशन में हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे, चेयरमैन देखेंगे, उसके मेंबर्स देखेंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं ये भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग टर्म देखेंगे और री अपॉइंटमेंट होता है कि नहीं ये देखेंगे, और सेकेंड पेज में हम लोग ये देखेंगे कि अपॉइंट कौन करता है और रिमूव कौन करता है इनके मेंबर्स और चेयरमैन को। सो ह्यूमन राइट कमीशन के जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, तो पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखते हैं। इसके एक चेयर पर्सन हो सकते हैं और 5 मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि टोटल 6 मेंबर्स हो गए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में एक चेयर पर्सन और 2 मेंबर्स हो सकते हैं। इसके जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन जो हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में से कोई एक हो सकता है। और 5 मेंबर्स इस तरह से हो सकते हैं, या तो वो सर्विंग हो या रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट के, या सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो किसी हाई कोर्ट के।
ये दो मेंबर्स इस तरह से हुए। पहला तो मेंबर्स कि वो सर्विंग या रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट का, और दूसरा मेंबर सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गए, दो मेंबर्स हो गए। और तीन मेंबर्स जिनको कि ह्यूमन राइट्स का नॉलेज हो प्रैक्टिकल, वो हो सकते हैं, जिसमें कि एटलीस्ट वन वीमेन कैंडिडेट होनी चाहिए। तो ये पांच मेंबर्स हो गए। पहला सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड और सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और थ्री अदर्स मेंबर, पांच मेंबर्स इस तरह से हो गए। उसी तरह से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं। और जो दो मेंबर्स हैं उसमें से एक जो मेंबर्स है वो सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है जिसको कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो। और दूसरा पर्सन नो प्रैक्टिकल ह्यूमन राइट का नॉलेज हो जिसको, वो हो सकता है। साथ ही साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। 7 मेंबर्स होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, और ये इन कमीशन से आते हैं। नंबर फर्स्ट, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चीफ कमिश्नर्स फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। तो ये 7 जो मेंबर्स हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में ऐसा कोई एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते हैं। अब टर्म देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग अब टर्म चेंज हो गया है। या तो वो 3 साल या अपने उम्र के 70 साल हो सकते हैं कोई भी मेंबर। और नॉट फर्दर इंप्लॉयमेंट सेंटर या स्टेट में, यदि वो रिटायर्ड हो जाते हैं 70 साल के अपने उम्र के बाद, तो उनको कोई अदर इंप्लॉयमेंट यानी कि और कहीं वो नौकरी नहीं कर सकते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में। तो 3 और 70 का मतलब हुआ जो पहले हो जाए। यदि हो सकता है कि ये 65 में हो तो फिर री अपॉइंटमेंट का भी इसमें प्रोविजन है, री अपॉइंटमेंट हो सकते हैं दोनों जगह, और दोनों जगह एक ही टर्म है 370, और नॉट फर्दर इंप्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये अपना पूरा का पूरा रहा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का तुलनात्मक। अब हम लोग देखते हैं कि अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैंने इसको अलग करके लिख लिया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरपर्सन या मेंबर्स है उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर्स कमेटी, 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन हो सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर एज अ हेड, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा जो होता है वो मेंबर होता है पार्लियामेंट का। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का, क्योंकि चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, तो वाइस प्रेसिडेंट तो एक ऑफिस ही हो गया। तो यहां पर पीएम, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से यहाँ पे 2 पर्सन हो गए, और सेंट्रल होम मिनिस्टर, तो ये 6 लोग, 1, 2, 3, यहाँ पर 2 लोग, 4, 5 और 6। और फर्दर इसमें शामिल किया जा सकता है अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से सुप्रीम कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जा सकता है। रिमूव कौन करता है चेयर पर्सन और मेंबर को? तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। नंबर फर्स्ट, इफ ही और शी इज एडजस्ट का मतलब होता है घोषित, एडजस्ट का मतलब होता है घोषित, और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, यानी कि घोषित रूप से कोई दिवालिया हो चुका है उसको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। यानी कि इफ ही और शी इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट। नंबर सेकेंड, इफ ही इंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, वो दूसरा कोई पैसा कमा रहा कहीं और से, वहां पर भी निकाला जा सकता है। नंबर थर्ड, अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, मतलब कि माइंड और बॉडी उनका खराब हो चुका हो इसी हिसाब से। एंड फोर्थ है, ही और शी इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, कोई उन्होंने गुनाह किया हो और उसमें उनको सजा मिल गई हो, तो इस केस में भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। तो ये 4 केसेस हैं, और भी केसेस हैं, उतना मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये है। अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देख लेते हैं कि इसके चेयरपर्सन और मेंबर को कौन अपॉइंट करता है। तो गवर्नर करते हैं उस स्टेट के। रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, ये कमेटी में लोग हो सकते हैं, सीएम एज अ हेड होंगे उस कमेटी के, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट होम मिनिस्टर, जैसे कि सेंटर में होम मिनिस्टर से वहां यहां पर स्टेट होम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ असेंबली। यदि काउंसिल है उस स्टेट में, जैसे कि महाराष्ट्र में काउंसिल है, तो काउंसिल है तो फिर उस काउंसिल का चेयरमैन ऑफ काउंसिल एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ काउंसिल, तो यहां से ये 2 मेंबर
एक्स्ट्रा हो जाएंगे यदि उस स्टेट में काउंसिल है तो, नहीं तो एटलीस्ट ये 4 लोग रहेंगे, सीएम, स्पीकर, स्टेट होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ असेंबली। यहां पर स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का ही है। Further, a sitting judge of a high court or a sitting district judge can be appointed only after consultation with chief justice of high court of the concerned state। सेम जैसे कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसर्न के हिसाब से हम लोग एक सिटिंग जज को कर सकते हैं इस कमिटी में शामिल, उसी तरह से यहाँ भी इस कमिटी में शामिल किया जा सकता है सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज कैन बी अपॉइंटेड ओनली फर्दर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। और फाइनली जो रिमूव्ड होगा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर का, वो प्रेसिडेंट करेंगे, गवर्नर नहीं करेंगे, और ग्राउंड वही रहेगा जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स और चेयरपर्सन का जो ग्राउंड था। ये जो 4 ग्राउंड्स मैंने लिखे थे यहाँ पर सर्कमस्टांसेस किस किस में, कि इफ ही इज एडजस्ट एन इंसॉल्वेंट, और ये जो और जो अदर रीजन है, इसी के बेस पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के भी मेंबर्स को हटाया जाएगा। अब हम लोग रोल देखते हैं, दोनों का रोल लगभग इसी तरह से होगा। रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मेनली इसका जो रोल होता है रिकमेंडेटरी होता है इन नेचर एंड नॉट बाइंडिंग। मतलब कि ये रिकमेंड करेगा कि ये चीजें करनी चाहिए सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होता है। इट हैज नो पावर टू पनिश और नॉट टू अवार्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मोनेटरी। इसके पास कोई पनिश करने का पावर नहीं है, और ना ही वो ये कह सकता है कि किसी को रिलीफ दो या कंपनसेशन दो, इवन मनी के हिसाब से भी यदि किसी का लॉस हुआ है तो विक्टिम का। बट इट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन विद इन 1 मंथ। लेकिन सरकार जो है, मतलब कि जिसके प्रति ये किया गया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को इन्फॉर्म करे 1 मंथ के अंदर ही कि उसने क्या एक्शन लिया है उसके रिकमेंडेशन पर। तो जनरली नहीं हो पाता है तो मतलब कि कुछ भी मतलब कि बोल देंगे कि नहीं देखिए मैंने ये ऐसा एक्शन लिया है, जब मतलब कि बाइंडिंग नहीं है तो इसी तरह से गवर्नमेंट करेंगे यदि उनके खिलाफ कुछ इस तरह का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का वायोलेशन है तो। नेक्स्ट है द कमीशन हैज लिमिटेड रोल, पावर्स एंड जुरिडिक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू द वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। कमीशन सबमिट इट्स एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट, यदि उसके पास एनुअल रिपोर्ट और कोई स्पेशल रिपोर्ट बीच में आ जाता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, उसको ये सौंपेगी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिश्ड ऑफ ह्यूमन राइट कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो 1993 है, वो ये भी प्रोविजन करता है कि ह्यूमन राइट कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाए हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पीडी ट्रायल के लिए वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, जहां पर कि ह्यूमन राइट का इशू है। तो ये अपना सारा रहा, एक बार इसको फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट से 1993 के अकॉर्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आया, और ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के द्वारा आए हैं। ऑब्जेक्टिव इनका हमने देखा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देखा कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन केवल 2 लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर ही काम कर सकती हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज के लिए है वो स्टेट को तब ये पावर होगा जब सेंटर उसको कंफर्म करे, और दिल्ली के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ही काम करता है। और फाइनली हम लोगों ने ये देखा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का कंपैरिजन, चेयरमैन, इसके मेंबर्स हम लोगों ने देखे दोनों के, एक्स ऑफिशियो मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में होता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में नहीं होता है। टर्म हम लोगों ने देखा दोनों का 370 और 370 होता है। रीअपॉइंटमेंट दोनों में है यस, और अपॉइंट जो होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को प्रेसिडेंट कर सकते हैं और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को गवर्नर करता है अपॉइंटमेंट, और दोनों को जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। ये सारी चीजें थी, और कुछ हम लोगों ने स्पेशल इसके रोल देखे जिसमें कि ये सारी चीजें थी हमारे पास कि ये रिकमेंडेटरी नेचर करता है, बाइंडिंग नहीं होता है। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से ही ह्यूमन राइट कोर्ट भी स्थापित किया जा सकता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक्स एंड टेक केयर।